गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ज़मीन की भूख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ज़मीन की भूख। देखिए ये हमारा थर्ड चैप्टर है ज़मीन की भूख। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि हमें जो है अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच जो है हमारी कभी कभी जिससे हमारी जान भी चली जाती है। और वही इस कहानी में हुआ है। महेश्वर नाम का एक व्यक्ति है जिसको ज़मीन की भूख, यानी कि उसके पास पहले से ही बहुत ज़मीन थी, बहुत सारे जानवर थे, लेकिन वो यही चाहता था कि मेरे पास और ज़मीन हो और ज़मीन हो और ज़मीन हो। तो ज़मीन का लालच करते करते उसकी ज़मीन की भूख इतनी बढ़ गई कि अंततः उसकी जान चली गई। और उसके काम सिर्फ 2 मीटर ज़मीन, यानी कि जितनी जगह में उसको दफनाया गया उतनी ही ज़मीन आई। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। हम सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक खोलेंगे और ये चैप्टर पढ़ेंगे। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती थी और मन के किसी कोने में दबा उसका अहंकार भी पुष्ट होता था। मीन्स जो है कि जो गांव के बड़े लोग थे उन सब के बीच उसने अपनी जगह बना ली थी। अधिक ज़मीन करके, अधिक मेहनत करके उसने बहुत सारी ज़मीन कर ली थी। बहुत सारे जानवर भी उसके पास थे। और जो है मतलब ये सब होते हुए कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका अहंकार, यानी कि बहुत पैसा हो गया था, बहुत कुछ उसके पास था, इस चीज़ का अहंकार भी नज़र आता था। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आँख नहीं सुहाती थी। मीन्स उसकी संपन्नता से गांव वाले जो हैं चिढ़ते थे कि इसके पास इतना पैसा कैसे हो गया। वे ऊपर से विनम्र बने रहते, परंतु अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटता था। मीन्स आगे रहता था हमेशा। तो जो है गांव के आसपास के लोग भी उसे हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। क्योंकि वो उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात थी कि थोड़ा अहंकार था, और वो वैसे सबसे पोलाइटली बोलता था, लेकिन फिर भी गांव वाले, पड़ोस वाले लोग उसकी संपन्नता से, उसकी प्रोग्रेस से जो है वो चिढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग महेश्वर से बैर रखने लगे। मीन्स जो है जब उससे रहा नहीं गया इस चीज़ के लिए, सब लोग उससे चिढ़ने लगे, लोग उसे नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसने अदालत में अर्जी दे दी। अर्थात वो उनके जो परेशान करते थे लोग उसे, उनके खिलाफ उसने जो है अदालत में अर्जी, यानी कि एप्लीकेशन दे दी। तो परिणाम उसका ये हुआ अर्जी देने का कि जो आस पड़ोस के 2-3 लोग थे उन पर जुर्माना लिया गया। अब इस वजह से वो लोग उससे चिढ़ने लगे, उससे बैर रखने लगे। एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी हुई है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। जहाँ वहाँ जाकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यवहारिक भी। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो और अधिक लोग वहाँ रहें। अर्थात एक किसान, जब वो बाहर बैठा हुआ था, एक व्यक्ति वहाँ आया किसान, तो उसने बताया कि पास में ही नदी के पार एक ज़मीन पड़ी हुई है, और वहाँ जो भी वो लोग चाहते हैं कि उनका जो बस्ती है वो बहुत बड़ी हो जाए, और वो वहाँ पर लोगों को बसा रहे हैं। तुम चाहो तो वहाँ जाकर बस जाओ, और नए बसने वाले को वो लोग 20 एकड़ ज़मीन देते हैं। नेक्स्ट पेज। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा। महेश्वर चाहता था कि वहां से छोड़ दे वो उसको, और उसे बहाना मिल गया। तो उसने क्या सोचा कि वहीं जाकर ज़मीन देखी जाए, और वो अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंच गया, जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। वह बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। अर्थात वहाँ उसे ज़मीन मिल गई। सम्मिलित ज़मीन में से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी। वह मेहनत से खेती करने लगा। अब वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। हालांकि उसके पास पहले से ही काफ़ी ज़मीन थी, काफ़ी जानवर थे, गाय भैंस पशु बैल,
लेकिन और उसने मेहनत की और वहाँ पर उसके पास और अधिक ज़मीन हो गई और अधिक वो संपन्न हो गया, अर्थात और अधिक वो पैसे वाला हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए, अर्थात और एनिमल्स यानी कि और पशु भी उसने खेती के लिए खरीद लिए। महेश्वर आराम से रहता और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह अपने उस संपन्न जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है, यानी कि अब उसके पास जितना था उससे वो संतुष्ट नहीं था। उसे और लालच होने लगा कि मेरे पास अभी ज़मीन कम है, मेरे पास ज़मीन और होनी चाहिए। यदि कुछ और ज़मीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता, अर्थात उसका लालच बढ़ गया था। तो वो यही चाह रहा था कि काश मेरे पास और ज़मीन होती तो मेरे पास और सुख सुविधाएं होती। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना भी सुख मिलता है, कि उसके पास जितना भी सुख मिलता है उसका लालच और बढ़ता चला जाता है। तो फिर क्या हुआ, वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही निकल गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए महेश्वर के किवाड़ खटखटाए और अपना प्रयोजन बताया, यानी कि उसके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, उसने बताया कि वह किस उद्देश्य से वहाँ आया है। तो महेश्वर ने उसकी बहुत बहुत खातिर बातिर की। महेश्वर प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया, अर्थात अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति है। तो अतिथि को उसने अच्छे से खिलाया पिलाया, भोजन करवाया और उसके लिए बिस्तर बिछवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेतीबाड़ी की चर्चा हुई। अब दोनों के बीच में जमीन और खेतीबाड़ी की चर्चा हुई कि भाई मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरी खेती ऐसी चल रही है। इस तरह से दोनों लोग वो चर्चा करने लगे। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सौदागर ने उसे बताया कि वह नितानी नदी के उस पार से आ रहा है, वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नितानी नदी के पार की जमीन किसान बनने के सपने देखने लगा, अर्थात नितानी नदी के पार की ज़मीन कुछ दूरी पर थी। वो उसने बताया कि वहाँ कुछ ऐसी ही ज़मीन पड़ी हुई है और वहाँ जाकर कोई भी अपनी खेती कर सकता है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। तो जो महेश्वर था उसके मन में लालच तो आ ही रहा था, तो वो जो है वहाँ जाकर और अधिक ज़मीन को लेने का सपना देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर द्वारा बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहाँ जाने की तैयारी आरंभ कर दी और लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य वस्तुएं खरीद ली। देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा, यानी कि सारा सामान लेकर वह यात्रा कर उस नेतानी नदी के पार जाने के लिए वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहाँ से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी, यानी कि वह उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ वो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया स्थान था। उसने देखा कि नदी के किनारे ही की ज़मीन है और सब खाली पड़ी है। उसने वहाँ जाकर देखा कि नदी के किनारे किनारे की ज़मीन है और सारी ज़मीन वो खाली ही पड़ी हुई है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था, अर्थात वो लोग खेती नहीं करते थे, केवल पशु पालते थे और शिकार करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। गांव के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। महेश्वर ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को प्रसन्न कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बताया, अर्थात जो वो गिफ्ट उन लोगों के लिए लाया था, उपहार लाया था, वो उसने उनको दे दिए और वहां पहुंचने का उद्देश्य बताया, अर्थात वो बताया उसने कि वहां वो किस उद्देश्य से आया है, ज़मीन पाने के और वहाँ खेती करने के। नीचे आइए। लोगों ने महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया, उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। महेश्वर के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। महेश्वर ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ। उसी समय एक आदमी रोएदार टोपी लगाए वहां आया। उसके सम्मान में सब लोग खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि वह उनका मुखिया है, अर्थात थोड़ी देर में वहां उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा व्यक्ति, कोई लंबा चौड़ा सा व्यक्ति, एक टोपी लगा रखी है, वहां आया। तो उसने बताया कि भाई दुभाषा यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है, कि वो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है। सामने वाला अगर वो भाषा नहीं जानता तो वो उसको ट्रांसलेट करके उसके बारे में बताता है। महेश्वर भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सम्मान में से, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाली और मुखिया को भेंट की। मुखिया ने महेश्वर की भेंट स्वीकार कर ली। लोगों ने मुखिया को महेश्वर के आने का उद्देश्य बताया।
तो सबने बताया अपने मुखिया को कि वहाँ महेश्वर क्यों आया था। मुखिया ने सारी बातें सुनी उसकी बड़े ध्यान से। मुखिया ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो अपनी पसंद की उतनी ज़मीन ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी। अब महेश्वर को चिंता हुई कि पैसे किस तरह से किस रेट में ज़मीन मिलेगी। उसने सब कुछ जानकारी उनसे ली। 1,000 रुपया प्रतिदिन। मुखिया ने उत्तर दिया। महेश्वर चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है। तब उसने बताया कि भाई एक दिन का ये कैसा हिसाब है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है। तब मुखिया ने उसको बताया, समझाया कि एक दिन में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1,000 होगा। एक शर्त और है कि तुम जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले लौट कर नहीं आ पाए तो ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1,000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। अब मुखिया ने उसको समझा दिया कि भाई जो है तुम्हारी जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी तुम चलोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि सूरज छिपने से पहले पहले तुम्हें जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर तुम्हें वापस आना है। ठीक है। तो महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन नापी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। अब मुखिया की जो शर्त थी उसने महेश्वर ने तुरंत मान ली। वो वहाँ से उसने बोला कि ठीक है, अब हमें समय नहीं बर्बाद करना। तो मुखिया ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ कहानी को। कि मुखिया ने कहा, ठीक है भाई, तुम अगर ऐसा ही चाहते हो तो कल से जो है, कल सूरज निकलने पर हम उसको तुम्हारी जो चलना है तुम्हारा वो प्रारंभ करते हैं। अब महेश्वर जाकर अपनी बिस्तर पर सो गया, लेकिन उसे रात भर जो है नींद नहीं आई। वो इसी सपनों में खोता रहा कि कल मेरे पास बहुत अधिक ज़मीन हो जाएगी, मैं इतना चलूँगा, बहुत सारी ज़मीन नाप लूँगा और साथ ही साथ मेरी बहुत सारी ज़मीन हो जाएगी। उसे बस केवल क्या सपना आता रहा कि मेरे पास इतनी ज़मीन होगी, मैं इतने सारे बैल खरीद लूँगा, नौकर चाकर रखूँगा, इस तरह से मेरे पास मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊँगा, यही वो सोच रहा था। नेक्स्ट पेज। अब अगले दिन क्या हुआ कि सुबह हुई, सारे सब लोगों को वहाँ बुलाया गया। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो मुखिया भी वहाँ आ गया। तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया। महेश्वर 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। अब महेश्वर, रात भर तो उसे नींद नहीं आई, ऊपर से सुबह हुई, उसने चाय भी नहीं पी। बस वो तो यही सोच रहा था कि कब मैं चलना स्टार्ट करूँ, कब इतनी ज़मीन मेरी हो जाए। तो उसने जो है सुबह को चाय भी नहीं पी और खुशी के मारे वहाँ से चलने के लिए तैयार था। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतार कर टीले पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यानी कि उसने टोपी उतार कर वहाँ रख दी कि ये एक साइन है, यहाँ से तुम चलना शुरू करोगे और सूरज छिपने से पहले पहले तुम यहाँ पर लौट आओगे। महेश्वर ने 1,000 रुपये निकाल कर टोपी पर रख दिए, यानी कि 1,000 रुपये की शर्त रखी गई थी। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। मीन्स अपनी धोती कसी जो बांधी हुई थी उसने और आस्तीनें ऊपर कर ली और चलने के लिए तैयार हो गया। पहले वह यही नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। तो उसने चलने के लिए खुशी इतनी थी उसको कि वो यही नहीं सोच पा रहा था कि किस दिशा में उसको चलना चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था, वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अर्थात जिधर से सूरज निकला था उधर ही उसी दिशा में उसने चलना प्रारंभ कर दिया। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई, यानी कि 1 किलोमीटर चला तो वह उसे कुछ लगा कि ठीक है, अब मुझे, वो और एक्टिव हो गया, उसने और ज़ोर ज़ोर से चलना शुरू कर दिया। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे सूरज तेज हो रहा था और सूरज के तेज होते होते गर्मी बढ़ने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाना नहीं खाया। टोकरी उतारकर कंधे पर रखी और अपनी चलने की गति को तेज कर दिया, यानी कि उस वो सोच रहा था कि जितना ज़्यादा चलूँगा उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। तो इसलिए उसने जो है खाना वाना कुछ नहीं खाया और चलना प्रारंभ कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी, यानी कि अब वो इतना चल लिया था कि उसे अब टेकरी जो है, वो ऊंचा टीला जो था जहाँ पर लोग खड़े हुए थे, उसे मुश्किल से ही दिख रही थी, यानी कि धुंधली दिख रही थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे, यानी कि वो बहुत दूर पहुँच गया था और उसे वो साफ नज़र नहीं आ रहा था स्थान। अब अब उसने सोचा कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह वहां तक आ गया है।
पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। यानी कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता था उसे यही लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, और वो इस लालच में आगे चलता चला जाता था। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था, यानी कि वो इतना चल लिया था कि उसे अब थकान महसूस होने लगी थी। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से 2 रोटियां निकाल कर खाईं और पानी पिया। वह बैठा ही रहा, लेटा नहीं। उसे डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नाप कर वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे ज़मीन का एक बहुत बड़ा उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, उस पर निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया। टेकरी की ओर देखा पर वह दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा वह अधिक दूर निकल आया है, अब उस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने अब तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से लगभग 3 किलोमीटर ही चला था। 3 किलोमीटर ही चला था कि सूरज ढलने लगा। अब यानी कि उसने और अधिक चलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि सूरज जो है वो ढलने लगा था। और जो है उसने अपनी सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम टेकरी से 15 किलोमीटर दूरी पर है, और उसने अब जो है और चलना उचित नहीं समझा, और वहाँ से उसने वापस चलने का निश्चय किया। नेक्स्ट पार्ट। अब उसने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और घास का निशान ढेर वहाँ पर लगा दिया और वापस चलने की तैयारी की। अब महेश्वर इतना थक गया था कि उसे आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे और टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसीलिए आराम करने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने टोकरी, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वह डर रहा था कि थकान के कारण कहीं गिरकर मर न जाए। अब वह इतनी ज़ोर से उसने चलना शुरू किया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह यहीं रह गया तो उसने जितनी मेहनत की है उतना सब बेकार हो जाएगी। वह तेज़ तेज़ चला, जिसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगी और उससे चला नहीं गया। उसके पैर भी थक गए, अर्थात वो थक कर वहीं पर गिर पड़ा। नेक्स्ट पार्ट। उसने दौड़ना बंद नहीं किया, यानी कि वो दौड़ने लगा और जो है वो उस स्थान पर पहुंचना चाहता था। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। महेश्वर भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकरी पर टोपी और उसके निकट बैठा मुखिया साफ दिखाई दे रहा था। उसे निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के अंदर धंस चुका था। महेश्वर जान गया था कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर सब लोग भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे, अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। महेश्वर ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेट कर उसे लंबी सांस खींची और वह आंख मूंद कर टेकरी की ओर दौड़ा। यानी कि उसने इतनी मेहनत की, और सूरज, उसने देखा था कि सूर्य जो है वो ज़मीन में धंस चुका था, अर्थात डूब चुका था। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि टेकरी पर खड़े लोग जो है चिल्ला रहे थे, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि जल्दी से आओ। तो उसने सोचा कि शायद टेकरी ऊंचे स्थान पर है तो वहाँ धूप थोड़ी आ रही होगी। उसने एक लंबी सी सांस भरी और जोर से चलना, तेज तेज से चलना प्रारंभ कर दिया। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा और मुख से चीख निकल पड़ी। यानी कि वो इतना थक चुका था कि उसके पैर जवाब दे चुके थे, और टेकरी के पास जाते ही वो मुंह के बल गिरा और उसकी चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकरी पर रखी मुखिया की टोपी तक पहुंच चुके थे, और जिस स्थान से उसने चलना शुरू किया था उस स्थान पर उसको वापस पहुंच चुका था। वो उसको छू लिया था उसने अपनी टोपी, जहाँ उसकी मुखिया की रखी हुई थी। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी ज़मीन ले डाली है। अब मुखिया ने उस पर व्यंग किया कि देखो इसने कितनी ज़मीन नाप ली है। महेश्वर का नौकर दौड़कर आया। उसने महेश्वर को उठाना चाहा। जो महेश्वर के साथ आया था नौकर उसका, जो दौड़कर आया, उसने महेश्वर को उठाया, लेकिन महेश्वर के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था, अर्थात वो जो है इतना थक चुका था कि उसकी सांसें फूली, और सांसें फूलने के बाद वो गिर गया। उसके मुंह से खून आया और वो मर चुका था। नौकर ने महेश्वर के लिए कब्र खोदी और उसे दफना दिया।
और जो है क्योंकि वो वहाँ भी नहीं ले जा सकता था उसको, उसने वहीं पर उसको उसकी कब्र खोदी और दफना दिया। महेश्वर के लिए अब केवल 2 मीटर ज़मीन पर्याप्त थी। अर्थात उसने पूरे दिन मेहनत की, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इतनी थकावट हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। और केवल उसके लिए इस समय कितनी ज़मीन पर्याप्त थी? 2 गज ज़मीन, अर्थात 2 मीटर ज़मीन, तो जिसमें उसको दफनाया गया था। सारी ज़मीन उसके लिए व्यर्थ हो गई, क्योंकि जब वो मर गया तो उसको उन लोगों ने तो ये अपना पेशा धंधा बना रखा था कि भाई कोई आए इस तरीके से लालच में, और उसको वो ना उसका पैसा वापस करते थे ना उसको ज़मीन देते थे। और व्यक्ति जिसको ज़्यादा लालच होता था वो जो है वो लालच के अधीभूत होकर अपनी जान भी गंवा बैठता था। तो ये लियो टॉलस्टाई की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है बच्चों, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जो भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक का लालच नहीं करना चाहिए। देखिए जीवन मूल्य शिक्षा है इसकी, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, लालच को नहीं। इंसान अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन अगर अधिक की लालच हो तो वो इंसान कभी भी पूरा नहीं कर सकता, और अंततः महेश्वर की तरह उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो ये कहानी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए शब्द अर्थ हैं, ये आपको याद करने हैं बच्चों। शब्द अर्थ कॉपी में नहीं करने हैं, ये आपको केवल लर्न करने हैं। लाइव क्लास में मैं आजकल आपको शब्द अर्थ एक्सरसाइज वगैरह सभी लर्न करा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको बाद में दूंगी, पहले एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज है पहली की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के किसानों के बीच अपना स्थान बना लिया था, संपन्न किसानों के बीच। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था। लोगों ने महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया। कोलो के सरदार ने जमीन का भाव बताया 1,000 रुपये प्रतिदिन। सूरज डूबने से पहले एक तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। तो ये हमारे फिलअप्स हैं, देखिए यहाँ दिए गए हैं, ये आप अपनी कॉपी में बुक में फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है सही और गलत पर निशान। देखिए पहला है हमारा, महेश्वर का आत्मविश्वास उच्च कोटि का था, सही है ये वाक्य हमारा। दूसरा है महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी, ये भी सही है। थर्ड सेंटेंस है, अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है, यही महेश्वर के साथ हुआ, ये भी हमारा वाक्य सही है। फिर है, जो संपन्न होकर अपने पड़ोसी का धर्म का पालन नहीं करता उसके पड़ोसी प्राय उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, बिल्कुल सही वाक्य है, ये भी हमारा सही है। सैकड़ों एकड़ जमीन पाने वाले नापने वाले महेश्वर के पास केवल 2 मीटर जमीन आई, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है, इसके सारे वाक्य सही हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए एमसीक्यूज हैं, इसमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। महेश्वर से उसके गांव के लोग बैर रखते थे, क्योंकि इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन सही है, महेश्वर ने उनके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी, इसीलिए वो उससे बैर रखते थे। फिर है, एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर महेश्वर ने प्राप्त कर लिया था, क्या प्राप्त कर लिया था? जमीन का पट्टा, ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है। महेश्वर कोलो के लिए उपहार लेकर गया, क्योंकि इसका भी थर्ड ऑप्शन सही है, वह कोलो को उपहारों द्वारा प्रसन्न करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है, महेश्वर ने कोलो के यहाँ सुबह की चाय पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो हर संभव प्रयत्न द्वारा समय बचाना चाहता था, जिससे सूर्यास्त तक अधिक से अधिक ज़मीन नाप सके। तो ये इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। महेश्वर ने रुमाल से क्या निकाला? बिस्कुट, पैसा या रोटी? तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है, उसने रोटी निकाली थी। नेक्स्ट वर्क है हमारा भाषा बोध का। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है, विशेषणों को अलग करना है इसमें से। लालची व्यक्ति, तो लालची हमारा विशेषण है। संपन्न किसान, संपन्न विशेषण। श्वेत पत्र, श्वेत हमारा विशेषण है। निराश मन, निराश। 2 मीटर ज़मीन, 2 मीटर, ये हमारे विशेषण है। विशेषण कहते हैं किसी भी व्यक्ति की, स्थान की, वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। महत्वाकांक्षी महेश्वर, महत्वाकांक्षी। अनगिनत तारे, अनगिनत। कठोर हृदय, कठोर। उत्साहित हृदय, उत्साहित। उपजाऊ धरती, उपजाऊ। तो ये हमारे हो गए इसमें विशेषण। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है, असंतुष्ट, विनम्र, जुर्माना, लोकप्रिय, ये मैंने यहाँ दे रखा है। आप इसमें अपनी मर्जी से भी कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी में से देखकर कर सकते हैं।
ये भी एक्सरसाइज ऐसी है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये भी आप अपनी मर्जी से कोई से भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप जो भी बनाना चाहते हैं वो वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य रचना कीजिए। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। तो वह सिर्फ ऊपर से विनम्र बना रहता है, तो वह की जगह हमें बहुवचन का प्रयोग करना है, यानी कि वे सिर्फ ऊपर से विनम्र बने रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये भी चेंज हो जाएगा, क्रिया शब्द भी। उनको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। उसको, तो उसको की जगह हो जाएगा उनको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। वह चाहता था कि सभी उसकी इज्जत करें। वह की जगह हो जाएगा वे चाहते हैं कि सभी उनकी इज्जत करें। ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग उस वाक्य पूरा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं, आप देख लीजिए, यहाँ कर सकते हैं आप इसको इजीली। इसके बाद में प्रश्नोत्तर पर आती हूँ। देखिए ये प्रश्नोत्तर है ज़मीन की भूख। पहला प्रश्न है हमारा, महेश्वर को अपने गांव में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? तो इसका आंसर ये है, देख लीजिए यहाँ। महेश्वर अपने गांव में कड़ी मेहनत करता था। उसकी संपन्नता से गांव के अनेक लोग ईर्ष्या करते थे और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज पार के गांव में जाकर महेश्वर किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सतलुज पार के गांव में जाकर महेश्वर मेहनत से खेती करने लगा और पहले से अधिक संपन्न हो गया था। उसने नया मकान बनवा लिया तथा बहुत से जानवर, ये जानवर लिखा हुआ है यहाँ देखिए, जानवर भी खरीद लिए थे। अतः वह वहाँ आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उन्हें किस प्रकार प्रसन्न किया? तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, कोलों की बस्ती में जाकर महेश्वर ने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य वस्तुएं भेंट में देकर उनको प्रसन्न किया। फिर आता है, कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को यह शर्त बताई गई कि वह जहाँ से चलना शुरू करेगा उसे उसी दिन सूर्यास्त से पहले उसी स्थान पर वापस लौट कर आना होगा, अन्यथा उसके 1000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। महेश्वर ने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया, अर्थात उसने ये शर्त मंजूर कर ली। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन है, महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था? तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर है कि महेश्वर की महत्वाकांक्षा ही उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण थी। ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया, महेश्वर की महत्वाकांक्षा ही उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ऑल द 3 चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड नाउ। So in next video I will give you Udbodhan work lesson first onwards. Okay, till then, thank you very much.